ये आगे हम चर्चा करते हैं। संग्रहालय के अलावा भी हमारे पास में कई सारी चीजें हैं। जैसे एक आपकी चीज आती है, उसका नाम है शैक्षिक प्रदर्शनी। कौन सी प्रदर्शनी? शैक्षिक प्रदर्शनी। शिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित प्रदर्शनी है, इसलिए इसका नाम ही शैक्षिक प्रदर्शनी होता है। अब प्रदर्शनी भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है, तो प्रदर्शनी का मतलब होता है दोस्तों प्रदर्शन करना, दिखाना। क्या करना? प्रदर्शन करना प्रदर्शनी कहलाता है। अब प्रदर्शन किसका किया जाए? तो प्रदर्शन करना प्रदर्शनी करता है। अब प्रदर्शनी करना या प्रदर्शन किसका किया जाए, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब शिक्षण सत्र के दौरान कई बार ऐसा होता है कि बच्चे शिक्षक दोनों मिलकर के, बच्चों के सहयोग से शिक्षक कुछ ऐसी सामग्रियों का निर्माण करते हैं या करवाते हैं, और फिर उनकी एक निश्चित दिन पर क्या करते हैं? प्रदर्शनी लगाते हैं। उसके अंतर्गत चित्र लगा सकते हैं आप, मॉडल लगा सकते हैं आप, या फिर और किसी विशेष प्रकार का प्रयोग बच्चे ने किया तो वो भी आप लगा सकते हैं। आजकल बाल मेला, जो बाल मेले का आयोजन किया जाता है ना आजकल, ये बाल मेला वास्तव में, हालांकि बाल मेले का कॉन्सेप्ट बड़ा है, बाल मेले में कई सारी गतिविधि आधारित कार्य भी होते हैं, दृश्य श्रव्य साधन भी मिलते हैं, लेकिन जो ये बाल मेला जो कॉन्सेप्ट आया है, ये वास्तव में इसी का एक रूप है कि शैक्षिक प्रदर्शनी वास्तव में क्या है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि छात्रों के सहयोग द्वारा, छात्रों के सहयोग से, छात्र सहयोग या छात्रों के सहयोग द्वारा निर्मित, छात्रों के सहयोग द्वारा निर्मित शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन करना, शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? प्रदर्शनी कहलाता है। शिक्षण सामग्री, माफी चाहता हूँ, सहायक नहीं बोलेंगे, प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? प्रदर्शनी कहलाती है या शैक्षिक प्रदर्शनी कहलाती है। जैसे मान लो आप लोग स्कूल में मास्टर जी हैं और आपने एक दिन रख दिया कि आज शैक्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे, अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाता है ताकि अभिभावक भी आए और देखे कि यार हमारे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ बातें स्पष्ट भी होती हैं। याद रखिए, जो भी आप जो करते हैं शैक्षिक प्रदर्शनी, वो आपके पाठ्य वस्तु आधारित होनी चाहिए, अनर्गल कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आपने गधे घोड़े बना के रख दिए, वाह क्या गधा है, वाह क्या घोड़े हैं। तो पाठ्य वस्तु संबंधित ही शिक्षण सहायक सामग्री का या शिक्षण सामग्री का जो है प्रदर्शन किया जाता है। याद रखिएगा, उसमें आप अभिभावक आदि को भी आमंत्रित आप कर सकते हैं, किया जाना चाहिए, अभिभावकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि वास्तव में आपके जो बच्चों के अध्यापक जी हैं वो अच्छा काम करते हैं, तो उनको भी आमंत्रण या आमंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है भैया। तो शैक्षिक प्रदर्शनी का मतलब होता है एक विशेष छात्र सहयोग के द्वारा बनाई गई शिक्षण जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उन सभी का क्या करना? प्रदर्शन करना। इसके अंतर्गत जो भी छात्रों के सहयोग से आप बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों का यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। जैसे बच्चे ने चित्र बनाया तो कई सारे चित्रों का प्रदर्शन आप कर सकते हैं, प्रतिदर्श या मॉडल प्रतिरूप का भी प्रदर्शन आप कर सकते हैं, कई सारे बच्चों ने चार्ट बना करके लाए हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, कुछ आपने ग्राफ आदि के माध्यम से कुछ रखा है तो उसको भी आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए प्रत्यक्ष पदार्थ भी, वस्तुएं भी, या किसी भी रूप में बच्चे सामान्य जैसे कोई लेख लिखे हो बहुत बढ़िया, तो वो लेख भी आप यहाँ ले सकते हैं। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो भी छात्रों के सहयोग से आप बनाते हैं एक निश्चित दिन पर। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से बच्चों को प्रेरणा मिलती है। शिक्षण कार्य में छात्रों को ऐसा करने से क्या होता है? प्रेरणा मिलती है, उनकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास होता है। बच्चे कुछ और नया, अगली बार कुछ और हम बनाएंगे सर, हम कुछ और नया निर्माण करेंगे, तो ऐसे रचनात्मकता का, मौलिक चिंतन का आदि का विकास होता है। बच्चे देखते हैं तो उनकी निरीक्षण शक्ति आदि का विकास होता है, बालकों में अवलोकन आदि का विकास होता है। तो ये सब चीज़ें निरीक्षण है ना, और अवलोकन आदि जो शक्तियां हैं, बच्चा बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखता है और शिक्षण में क्या आ जाती है? एक प्रकार से रुचि आ जाती है। इतनी सारी चीज़ों को एक साथ बनाकर देखता है तो उसको भी अच्छा लगता है। ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा परीक्षा में, आपसे ये पूछेगा कि जो शैक्षिक प्रदर्शनी होती है वो बताइए कैसा साधन है। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ ताकि आप रटे नहीं कि शैक्षिक प्रदर्शनी होती क्या है। तो दोस्तों, शिक्षण कार्य के दौरान छात्रों के सहयोग से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको किसी दिन विशेष में रखना, अभिभावकों को आमंत्रित करना, शिक्षण संबंधी उन सारी चीज़ों को एक साथ दिखाना शैक्षिक प्रदर्शनी कहलाती है। इससे एक छात्रों में माहौल बनता है क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का माहौल बन जाता है कि यार देखो हम लोग इतना सारा बनाते हैं, हम बना सकते हैं। जो नहीं बनाता है उसको प्रेरणा मिलती है और जो बना सकता है वो आगे बनाने का प्रयास करता है। वैसे आप चाहें तो इसको दो भागों में बांट भी सकते हैं। शैक्षिक जो प्रदर्शनी होती है ना, उसको हम दो रूपों में मान सकते हैं। वैसे सामान्य इतना परीक्षा में आपका आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके दो भाग यदि हम करना चाहें ना तो कर भी सकते हैं। ये शैक्षिक प्रदर्शनी दो प्रकार की भी हो सकती है। जैसे एक तो कक्षा प्रदर्शनी। कक्षा प्रदर्शनी का मतलब नाम से ही पता चल गया
कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो प्रदर्शनी की जाती है शिक्षण संबंधी, वो तो कक्षा प्रदर्शनी है। और एक यदि आप विद्यालय स्तर पर ही सारे बालकों के द्वारा सब लोग मिलकर के प्रदर्शनी का आयोजन करते हो तो फिर आपकी वो बड़ी प्रदर्शनी हो जाती है, इसका नाम विद्यालय प्रदर्शनी है। तो कक्षा शिक्षण में कि भाई आप जो सारे बच्चे हो ना, वो संस्कृत में आप ये बना के लाना, हम लोग सबको देखेंगे। एक कक्षा विशेष का प्रदर्शन करना, कक्षा विशेष के बच्चों के द्वारा उनके द्वारा निर्मित सभी सामग्रियों का प्रदर्शन करना कक्षा प्रदर्शनी है। और पूरे विद्यालय स्तर पर ही यदि प्रदर्शनी लगाई जाए तो उसका नाम विद्यालय प्रदर्शनी होता है। अब दो चार छोटी छोटी चीजें हैं, उनको भी मैं नाम लेकर ताकि आपको याद हो जाए। आप सबको पता है कि यहाँ सुनने से वो चीजें क्या आपको याद हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों एक आपकी होती है ग्लोब। क्या होती है? ग्लोब। आप सबको पता है कि ग्लोब क्या है वास्तव में। ये ग्लोब धरती के यानी पृथ्वी के समान एक आपका आकृति का गोल दृश्य उपमान होता है। यदि हम कहें कि ग्लोब किसे कहते हैं तो हम कहेंगे कि पृथ्वी की आकृति के समान, पृथ्वी की आकृति के समान, पृथ्वी की आकृति के समान, पृथ्वी की आकृति के समान समान एक दृश्य उपागम होता है, आयाम होता है, एक आपका चित्र होता है, एक दृश्य उपागम होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ठीक है, तो एक सामान, एक प्रकार का दृश्य साधन होता है, एक प्रकार का धरती के समान दिखाई देने वाली चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। आप सबको पता है कि पृथ्वी और पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी व उसकी संरचना कि उस पर क्या क्या पाई जाती है, उन सारी चीज़ों का चित्रण करने के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान इसका प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि संस्कृत आदि में इसका विशेष प्रयोग इसलिए नहीं होता कि भाषा शिक्षण में ऐसे ग्लोब आदि का काम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी मान लो ऐसे कह दें कि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ, उज्जैनी कहाँ है, या ऐसी चीज़ों का चित्रण करने के लिए कई बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। उसकी संरचना का ज्ञान करने के लिए आप लोग इसका प्रयोग करते हैं, ग्लोब का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि आपको दिन रात का बनना, भाई दिन रात कैसे बनते हैं, सामाजिक अध्ययन में विशेष और भूगोल में इसका प्रयोग किया जाता है। दिन रात के बनने की प्रक्रिया कैसी होती है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, समझ रहे हो आप, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें आप यदि जानना चाहते हो तो इन सभी के लिए आप ग्लोब का सहारा लेते हैं। ग्लोब के द्वारा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि कई सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, अपने बच्चों को जो है बता सकते हैं, उनकी जानकारी में चीज़ें ला सकते हैं। तो जो ग्लोब है वो भी अपने आप में एक दृश्य उपमान है ना। उपागम की जगह हम उपमान भी कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये उपमान का मतलब उसके समान दिखने वाली आकृति है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उपमान बोलते हैं। दृश्य उपमान है, किसके समान है? वो धरती के समान है, इसलिए इसको हम ग्लोब कहते हैं। क्योंकि धरती का भी आकार गोल गोल जैसा होता है, पूरा गोल नहीं होता। मैं मानता हूँ आप सब भूगोल के विद्यार्थी होंगे तो कहेंगे साहब गोल नहीं होता, तो धरती का और इसका आकार एक जैसा होता है, इसलिए इसको हम ग्लोब बोल देते हैं। ठीक है भैया। तो इसकी संरचना बताने में, जैसे कहाँ कहाँ कितना पानी है, कितना जो है धरती है, धरातल, ये सारी चीजें बताने का काम कौन करता है? आपको ग्लोब। तो ग्लोब को भी आप देख करके ज्ञान अर्जित करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य साधन बोलते हैं। काष्ठपुतलिका, कठपुतली का नाम आपने सुना होगा। तो कठपुतली भी वास्तव में क्या है? एक आपका दृश्य साधन है, जिसको हम बोलते हैं काष्ठपुतलिका। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार के काष्ठपुतलिका, किसी भी प्रकार के सामाजिक पर्यावरण के विषय में कोई भी जागरूकता आपको देनी हो, तो किसी सामान्य सामाजिक प्रकरण संबंधी या सामाजिक विषय संबंधी कोई आपका प्रकरण आ गया, कोई ऐसे सामाजिक विषय का पाठ आ गया जो समाज की किन चीज़ों को रखता हो, कुछ किरदार आ गया, कोई पात्र आपको दिखाना हो, तो सामाजिक विषय संबंधी कोई आपका ऐसा प्रकरण हो तो आप उसको किसके माध्यम से, उस प्रकरण को आप काष्ठपुतलिका के माध्यम से प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए काष्ठपुतलिका यानी कठपुतली का सहारा लिया जा सकता है। आप इसका प्रयोग करके उसको बेहतर समझा सकते हैं। काष्ठपुतलिका का जो निर्माण होता है वो वैसे नाम से पता चल रहा है कि लकड़ी से होता है। एक नरम लकड़ी भी हो सकती है, लकड़ी के द्वारा भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं। लकड़ी ना मिले तो कागज की जो लुगदी होती है, उस कागज की लुगदी से या कागज से भी इसका निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, काष्ठपुतलिका जो होती है उसमें क्या होते हैं? धागे लगे होते हैं। आप सबको पता है कि एक व्यक्ति बोलता जाता है और उस धागों से ऐसे ऐसे करते जाता है, और वो लकड़ी के ऐसे ऐसे हिल के और ऐसे ऐसे करके वो कारनामे दिखाती है। तो इसके द्वारा एक रोचकता के साथ बहुत रोचकता बनी रहती है, आनंद आता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई चीज़ वास्तव में देख रहे हैं, बच्चों के लिए रुचिकर होती है। तो ऐसा कोई सामाजिक विषय जिसको आप समझाना चाहते हैं, बच्चों के सामने मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कोई किरदार आप बच्चों के सामने रखना चाहते हैं, कोई पात्र भूमिका नाटक के जैसा आप रखना चाहते हैं, तो काष्ठपुतलिका का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कठपुतली का प्रयोग किया जा सकता है। अब इन्हीं
दृश्य साधनों के अंतर्गत हम एक विशेष चीज का और अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम विशेष है और इससे संबंधित परीक्षा का प्रश्न बहुत अधिक बनता भी है। वो है दोस्तों आपका शैक्षिक भ्रमण। लास्ट में ले रहा हूं, इसके बाद में हम प्रोजेक्टर की ओर चलेंगे। नाम क्या है इसका? शैक्षिक भ्रमण है। और शैक्षिक भ्रमण क्या होता है? जब शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक नियम क्रम अनुसार या नियम या समयानुसार जब बाहर बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाते हैं तो वो आपका शैक्षिक भ्रमण होता है। याद रखिएगा, शिक्षण के दौरान जब कक्षा शिक्षण सत्र पर्यंत चलता है तो शिक्षण दौरान समयानुसार, शिक्षण दौरान कोई विशेष समय के अनुसार, समय के हिसाब से समयानुसार जो बच्चों को भ्रमण करवाया जाता है वो बच्चों के द्वारा किया जाने वाला या शिक्षकों द्वारा बच्चों को करवाया जाने वाला भ्रमण क्या कहलाता है? शैक्षिक भ्रमण कहलाता है। तो एक निश्चित समय पर होता है, ऐसा नहीं कि रोजाना घूमने फिरने निकल गए। शैक्षिक भ्रमण को आप फालतू का डोलना नहीं कह सकते, ध्यान रहे। इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य क्या होता है? वो ये होता है कि बच्चों को हम यथार्थ ज्ञान देना चाहते हैं। ये दुनिया है, इसे के यथार्थ यानी कि वास्तविकता से हम बच्चे को रूबरू कराना चाहते हैं। हम जो चीज़ें बोल बोल के बता रहे हैं उस वास्तविकता से बच्चे का परिचय करवाना चाहते हैं। मैंने खूब पढ़ा दिया कुतुब मीनार, ताजमहल आदि को, है ना, मैंने खूब बता दिया जो है चित्तौड़गढ़ के उस महान स्तंभ को, लेकिन मैं चाहता हूं कि यथार्थ वास्तविक अनुभव बच्चे को प्राप्त हो, फील कर सके, उनको देख सके, असली में उनको महसूस कर सके। इसके लिए मैं बच्चे को किसका सहारा लूंगा? शैक्षिक भ्रमण का सहारा लेता हूं। याद रखिएगा, ये दृश्य साधनों में सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया साधन है। सबसे महत्वपूर्ण साधन है, आपका ये ध्यान रखना। कौन सा? शैक्षिक भ्रमण। इसका एक अन्य नाम भी है, वो भी मैं लेना चाहूंगा। ये परीक्षा का सवाल भी बनता है जोरदार और है अजीब सा, लेकिन आपको याद रखना है कि शैक्षिक भ्रमण को हमारी दूसरी भाषा में हमने एक नाम और दिया है और वो नाम क्या है आपका? सरस्वती यात्राएं हैं। ये परीक्षा में कई बार अलग अलग राज्यों से परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सरस्वती जो यात्राएं हैं वो सरस्वती यात्राएं किसको कहा गया है? तो भैया जो शैक्षिक भ्रमण होता है, जो शैक्षिक यात्रा होती है उसको सरस्वती यात्रा कहते हैं। समझ गए क्या? आप देखो शैक्षिक भ्रमण क्या हुआ? शिक्षण सत्र के दौरान निश्चित समय पर योजना के अनुसार जब आप भ्रमण करवाते हैं तो वो शैक्षिक भ्रमण है। क्यों करवाते हैं? इसका उद्देश्य होता है बच्चों को वास्तविकता से, यथार्थ से जानकारी करना, जिन चीज़ों के बारे में सुना है उसके वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए। यानी कैसे अनुभव करवाने के लिए? वास्तविक व यथार्थ अनुभव प्रदान करने के लिए। वास्तविक व यथार्थ, यथार्थ का मतलब वास्तविक ही होता है, शब्द का ही फर्क है ना। अनुभव प्रदान करने हेतु बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करवाया जाता है। वो हम चाहते हैं कि बच्चा हकीकत में देखे, महसूस करे, लेकिन ऐसा नहीं कि गोल डोल डाल करके आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण के दौरान, अच्छा ये इसमें क्या होता है, किन किन का आप भ्रमण कर सकते हैं? तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सांस्कृतिक संबंधी कुछ स्थल हैं आपके, तो वो सांस्कृतिक स्थल भी आपके हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपके जैसे कई प्रकार के ऐतिहासिक स्थल भी आपके हो सकते हैं, है ना, ऐतिहासिक स्थल भी हो सकते हैं। वैसे धार्मिक स्थलों के लिए भी किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो आपके स्थल होते हैं, इन सभी स्थलों पर भ्रमण कार्य करवाया जाता है। याद रखिएगा, जब भी शैक्षिक भ्रमण हो तो शिक्षक द्वारा क्या? शिक्षक द्वारा प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों से उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेगा और उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी करना चाहेगा। याद रखिएगा, जब शैक्षिक भ्रमण हो तो भ्रमण से संबंधित नोट्स या लेख लिखवाने का प्रयास या लेख हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। लेख हेतु या सीधी भाषा में कहें तो बच्चों से नोट्स लेखन हेतु उसने प्रेरित करना चाहिए कि तुमने क्या देखा है ना। इन सारी चीज़ों को बेटा तुम अपनी कॉपी में लिखना, अपनी नोटबुक में उतारना। भैया समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी कि सारांश लिखना चाहिए। अंत में आपने क्या देखा, क्या अवलोकन किया, उन सब के बारे में उसका सारांश लिखवाना। क्या देख करके आए हैं उसकी बालक की दैनिक डायरी में, दिनचर्या में लिखवाना कि आज कहाँ कहाँ गए थे, ये सारा काम करवाना। इससे क्या होता है कि बच्चा जिन चीज़ों को देखता है उसका अभिव्यक्ति का विकास भी होता है कि वास्तव में उसने ऐसा देखा और उसको इस रूप में प्रकट किया। तो लेखन अभिव्यक्ति का विकास भी होगा, सोचेगा भी वो, और बच्चों के लेखन में एक तारतम्यता आएगी। वो कहीं ना कहीं लेखन में और अधिक परिष्कृत होते हैं। तो समय समय पर अध्यापक जी ऐसे नहीं कि सारे दिन जो है डोल डाल के आ गए हो ना, पूछते रहेंगे ये देखो ये दिख रहा है आपको, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, किससे बना होगा। इस प्रकार के प्रश्न आप इसे करने चाहिए। आपने पढ़ा था, बताओ इसका निर्माण कब हुआ था, किसको पता है। इसी प्रकार से लास्ट में लेख हेतु या नोट्स लेखन हेतु प्रेरित करना चाहिए। अंतिम में जो जो भी आपने भ्रमण है उस भ्रमण का सारांश
उस भ्रमण के बारे में बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, तब जाकर के आपके वास्तविक उद्देश्य शिक्षण के पूरे होते हैं। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे साधन लिखवाए है मैंने आपको, लगातार प्रत्यक्ष पदार्थों से लिए चल रहा था, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब हम थोड़ा साइंस की तरफ बढ़ते हैं कि कई सारे ऐसे यांत्रिक उपकरण भी हैं जो शिक्षण कार्य में वर्तमान में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, और उन यांत्रिक उपकरणों में प्रोजेक्टर सबसे जोरदार चीज है और इसका परीक्षा में सवाल आता है। संस्कृत के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है कि गुरुजी एक तो हमें अंग्रेजी का संस्कृत से अंग्रेजी समझ में नहीं आता, हमें आज तक यही समझ में नहीं आया कि डायस्कोप क्या है, एपिस्कोप क्या है, एपीडायस्कोप क्या है, ओएचपी क्या है और ये प्रोजेक्टर क्या है ना। ये स्लिम जो आती है आपकी स्ट्रिप वगैरह आती है, फिल्म स्ट्रिप का आप जो प्रयोग करते हैं, ये पता नहीं क्या है, फिल्म स्लाइड्स क्या होती है, इनका ही हमको पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आपके दृश्य साधनों में, यांत्रिक उपकरणों में जो जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो मैं आपको बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में, मेरा ऐसा मानना है कि आज की इस क्लास के बाद में आप एपिस्कोप, डायस्कोप, एपीडायस्कोप, प्रोजेक्टर, ओएचपी आदि जो भी चीज़ें आप सुनते हो ना, जादुई लालटेन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है, चित्र दर्शक आता है, चित्र विस्तारक यंत्र आता है, ये सारी समस्याएं आज आपकी समाप्त मैं कर दूंगा। आओ साहब, अब हम उधर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं अपनी हिंदी भाषा का भी जो है सामान्य लेके चलूंगा। चलचित्र पट्टिका एक आपका यंत्र होता है, साधन होता है, चलचित्र पट्टी भी उसको बोल देते हैं। यंत्र तो क्या होता है, या इसको हम दूसरी भाषा में इस प्रकार से न कह करके एक दूसरा नाम भी दे देते हैं। याद रखिएगा, चलचित्र का मतलब होता है चित्र होते हैं लेकिन उनको आगे चलाया जाता है ना। इसको हम कांच पट्टी भी कह देते हैं, कांच के समान होती है, दिखती है एकदम साफ सुथरी फटक। तो एक शब्द आपके लिए हो गया चलचित्र पट्टी। पट्टी का मतलब समझ गए, एक प्रकार से स्लाइड्स टाइप होती हैं, यानी लगातार क्रम से बनी हुई होती हैं, और इसी का दूसरा नाम कांच पट्टी है। यदि आप इंग्लिश में जानना चाहते हो तो फिर इंग्लिश में भी इसका नाम होता है फिल्म स्ट्रीम प्रोजेक्टर। क्या होता है? फिल्म स्ट्रीम प्रोजेक्टर। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो संभाल लीजिएगा भैया, संस्कृत के विद्या स्टूडेंट हम। या इसको हम कहते हैं फिल्म स्ट्रीप स्लाइड्स एंड स्लाइड्स, है ना, इसको इंग्लिश में ऐसा भी कहा जाता है। तो स्लाइड्स का नाम आपने सुना होगा, या जिसको आप स्ट्रीम बोलते हैं वो भी आपने सुनी होगी। अब मैं बिल्कुल सीधा बताता हूँ इसमें होता क्या है, ये चीज क्या होती है। ठीक है, वास्तव में क्या होता है कि एक पट्टी होती है और उस पट्टी पर क्या होती है, एक पट्टी, और वो पट्टी किसकी होती है, वो वास्तव में एक प्रकार की एक पदार्थ से निर्मित पट्टी होती है जिसको सेल्यूलेट एसिड कहते हैं, है ना। उस सेल्यूलेट एसिड से बनी हुई एक पट्टी होती है 35 या 30 mm की। जैसे आपने देखा होगा, पहले हम पुराने जमाने में फोटो वगैरह खिंचवाते थे तो नेगेटिव का नाम देख सुना है आपने, कि जब पहले कैमरे से फोटो बनाते थे तो वहाँ एक नेगेटिव आता था, है ना। हम कहते थे कि यार दिखा, तो पहले नेगेटिव तैयार करता था, और नेगेटिव के बाद में जाकर के उस नेगेटिव से फोटो तैयार करता था। तो वो नेगेटिव जो होता है ना आपका, वो वास्तव में इसी रूप में होता है। तो नेगेटिव के समान एक पट्टी होती है और उस पट्टी पर क्रमशः क्रम से कई सारे चित्र उकेरे हुए होते हैं। तो याद रखिएगा, एक पट्टी होती है और उस पट्टी पर यानी स्लाइड्स पर कई सारे क्या होते हैं, क्रमशः चित्र होते हैं, है ना। क्रमशः क्या होते हैं, चित्र होते हैं। जैसे आपने 10 फोटो निकलवा ली तो नेगेटिव पर कितने चित्र दिखाई देंगे आपको, 10 चित्र दिखाई देंगे। इस प्रकार से एक पट्टी होती है और उस पट्टी पर आपके चित्र होते हैं। अब ये पट्टी जिसकी निर्मित होती है, जिससे बनी होती है, वैसे आपको इतना सब कुछ परीक्षा में नहीं पूछता है, फिर भी सेल्यूलोज एसीटेट से बनी होती है, सेल्यूलोज एसीटेट से बनी हुई होती है। ठीक है, ये जो फिल्म स्ट्रिप होती है आपकी, स्ट्रिप है, स्ट्रिप कर लेना भैया आप इसको, ना पी है। तो सेल्यूलोज एसीटेट से बनी एक पट्टी होती है और उस पट्टी पर क्रमशः कई सारे चित्र होते हैं, और इन सभी चित्रों को किसी प्रोजेक्टर द्वारा, जादुई लालटेन ले लो या किसी भी ले लो, किसी प्रोजेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी प्रोजेक्टर द्वारा, ये अपने आप में यंत्र नहीं है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैं और सीधा बोलने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे आप लोगों ने नेगेटिव आदि देखा होगा, किसी मेले में गए हो ना आप लोग, तो उस मेले में आपने कैमरा देखा होगा, उस कैमरे को घुमाते थे तो वो एक पट्टी चलती थी, है ना, और फिर आपको दिखता था, अरे यार ताजमहल दिख गया यार, ताजमहल दिख गया यार, और अब की बार कुतुब मीनार दिखी यार, कुतुब मीनार दिखी यार, अब की बार यार अयोध्या का मंदिर दिख गया भाई। तो आप लोगों को याद है एक पट्टी चलती रहती थी, उस पट्टी का नाम ही होता है चलचित्र पट्टी या कांच पट्टी, है ना। बिल्कुल कांच के समान दिखती थी, एकदम साफ सुथरी, और उसमें फिर काले काले ऐसे लाल लाल अक्षर होते थे। तो वो जो पट्टी है ना, उसी का नाम होता है आपकी कांच पट्टी या चलचित्र पट्टी। उसमें क्रमशः किसी व्यक्ति से संबंधित कई सारे चित्र होते थे, जैसे किसी व्यक्ति की जीवनी से संबंधित, है ना, व्यक्ति के जीवन से संबंधित या व्यक्ति की जीवनी से संबंधित, आत्मकथा संबंधित, किसी विशेष वस्तु से संबंधित, किसी एक विषय वस्तु से संबंधित, किसी एक विषय से संबंधित कई सारे चित्र उस पर होते थे। विषय से संबंधित
अनेक चित्र होते थे, विषय से संबंधित चित्र होते थे। जैसे आप लोग ऐतिहासिक भ्रमणों के बारे में देख रहे हो ना, तो फिर ऐतिहासिक स्थलों के बारे में ही आपको वहाँ कई सारे चित्र दिखाई देते हैं। तो सामान्य भाषा में मैं आपको व्यावहारिक भाषा में समझाऊं तो एक पट्टी होती है सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई, उस पट्टी पर जो है क्रमशः वो जुड़ी हुई होती है, 10, 15, 20, 25 जो भी फोटो उस पर छपी होती है, और उसमें हम देखते हैं तो वो पट्टी उस पर चित्र उकेरे हुए होते हैं, वो दिखाई देते हैं, और वो प्रोजेक्टर के माध्यम से। अब उसको कैसे देखोगे आप ऐसे, तो नॉर्मली किसी यंत्र के माध्यम से, कैमरे जैसा यंत्र आता है या जादू लालटेन में आप रखोगे तो जैसे चलाते जाओगे, ये रखेंगे तो वहाँ सामने दिखती जाती है। पहले मेले आदि में जाते थे तो हम लोगों को ऐसा कैमरा मिलता था, नकली कैमरा, तो उसमें हम ऐसे आंख बंद करके इसमें देखा करते थे। तो वो जो पट्टी है ना नेगेटिव, उस नेगेटिव को बोलते हैं। आपसे ज्यादा खैर इतना नहीं पूछता, लेकिन फिर भी पूछ ले कि किसकी निर्मित होती है, तो आपको याद रखना है कि ये सेलुलोज एसीटेट द्वारा की बनी होती है। ठीक है। दूसरा एक प्रश्न आपसे आ जाए, कितनी चौड़ी होती है भाई, वो चौड़ाई भी तो होती है ना, ऐसा तो है नहीं कितनी बड़ी बड़ी होती है, वो छोटी सी आती है वो। तो इसकी जो लंबाई या चौड़ाई है वो आपसे पूछ ले, तो चौड़ाई आपको लिखनी है 35 mm। कितनी इसकी जो चौड़ाई होती है वो 35 mm की चौड़ाई होती है। ठीक है, इस प्रकार की बनी हुई होती है। तो ये तो आपकी चलचित्र पट्टी हो गई। दोबारा मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी इसको मान लो समझा नहीं पा रहा हूं, आप सोच रहे हैं गुरुजी पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि एक पट्टी होती है 35 mm चौड़ाई की, उस पर क्या होता है, कई सारे चित्र छपे हुए होते हैं, खाने होते हैं, 1, 2, 3, 4 नेगेटिव्स टाइप की होती हैं। उसमें क्या करते हैं, चित्र बना दिए जाते हैं। चित्र किसी एक विषय संबंधित होते हैं, आप कुछ भी कोई भी विषय ले लो, किसी व्यक्ति के बारे में ले लो, स्थल के बारे में ले लो, जगह के ले लो, शहरों के चित्र ले लो, राजधानियों के चित्र ले लो, लोगों के चित्र ले लो, पशुओं के चित्र ले लो, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन वो स्वयं नहीं दिखेंगे, ऐसे करके देखोगे लेकिन मजा नहीं आएगा। तो उसको क्या किसी माध्यम के द्वारा दिखाया जाता है। तो जिस पर चित्र उकेरे हुए होते हैं उस पट्टी को चलचित्र पट्टी कहते हैं, कांच पट्टी कहते हैं, और उसके आगे बढ़ा बढ़ा करके हम लोग देखा करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आपका एक उलझा हुआ मैटर, जिसमें आपके प्रोजेक्टर की दुनिया स्टार्ट होती है। जादुई लालटेन से स्टार्ट होकर के OSP पर खत्म हो जाती है। आजकल जो नया ट्रेंड जो एकदम स्मार्ट दुनिया चली है, वहां पर OSP का आविष्कार हुआ है। तो अब हम क्रमशः उन सारी चीजों को पढ़ेंगे और आपकी जादुई लालटेन से स्टार्ट करके हम OSP पर उसको खत्म करेंगे। यहां तक तो आप बात को समझ ही गए होंगे। तो आगे अब हम बढ़ते हैं प्रोजेक्टर की दुनिया की तरफ, जिसको मैं बहुत ही सीधे और आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये तो स्लाइड्स की बात कर रहा था, स्लाइड्स को सीधा समझा। पारदर्शिकाएं होती हैं जिस पर कुछ बने हुए होते हैं, जिनको आप किसी माध्यम से देख लेते हैं। तो जिस पर चित्र बने होते हैं ना, जो नेगेटिव टाइप का होता है कैमरे में, उसको हम बोलते हैं, जिससे आप फोटो वगैरह बना लेते थे, वो आपकी ये स्लाइड्स होती है। इनको हम पट्टियां कहते हैं, स्लाइड्स कहते हैं इनको, ये ध्यान रखना आप। अब आगे बढ़ते हैं साहब हम प्रोजेक्टर की ओर। प्रोजेक्टर अपने आप में आजकल बहुत ज्यादा प्रश्न भी परीक्षा के देता है, और ये आजकल की एक नई तकनीक है जो उस पुराने जमाने से लेकर के आगे लगातार बढ़ती जा रही हैं, और अलग अलग रूपों में आविष्कार भी होते जा रहे हैं, और अलग अलग प्रोजेक्टर भी आपके सामने आते जा रहे हैं। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्टर है। अब बोले साहब ये प्रोजेक्टर होता क्या है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्टर एक प्रकार का प्रक्षेपण यंत्र होते हैं। प्रोजेक्टर जो होते हैं वो वास्तव में कैसे यंत्र हैं, प्रक्षेपण यंत्र हैं, यानी कि ये प्रकार के प्रक्षेपी यंत्र होते हैं। इनके द्वारा कोई सामग्री जो मुद्रित होती है, उस मुद्रित सामग्री को ये लोग थ्रो करके, यानी ये खुद जैसे ये मशीन है, मान लो प्रोजेक्टर है मेरे पास में, और ये प्रोजेक्टर क्या करेगा, किसी भी चीज को यहां से सामने किसी पर्दे पर, दीवार पर थ्रो करता है, ऐसे मतलब उसको सामने फेंकता है, और ऐसा करके थ्रो करके इनको दिखाया जाता है, इसलिए इनका नाम ही प्रक्षेपण यंत्र है। किसी भी मुद्रित चित्र वस्तु आदि को जो मुद्रित हो, मुद्रित का मतलब किसी पर छपी हुई हो, तो किस पर छपेगी, कागज पर छपेगी, स्लाइड पर छपेगी। तो मुद्रित सामग्री को, चाहे वो चित्र हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का स्थान, कुछ भी हो सकता है, तो मुद्रित सामग्री को थ्रो करके, कैसे करके, थ्रो करके, हो सकता है आप इस शब्द से ज्यादा अच्छा समझे, थ्रो करके प्रदर्शित करना प्रक्षेपण कहलाता है। क्या करना, प्रदर्शित करना प्रक्षेपण कहलाता है, प्रदर्शित की जाती है इसमें। तो याद रखिएगा, जब किसी चीज को आप यहाँ है और उसको किसी के माध्यम से फेंक रहे हैं और सामने वो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैंने यहाँ कुछ रखा, यहाँ कुछ डाला और वो सामने दिखाई दिया, जैसे आप लोग सिनेमा देखते हो ना, तो प्रोजेक्टर ही तो फेंकता है उसको, तो भैया इसको कहते हैं हम प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में वास्तव में क्या होते हैं, इसमें या तो बल्ब लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, बल्ब, या फिर क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं, या फिर होते हैं कांच, जो कांच की स्लाइड्स है ना, कांच आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी चीजों को देखने के लिए प्रोजेक्टर्स में आजकल बल्ब का, लेंस का, कांच आदि का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा प्रोजेक्टर में अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्टर काम आते हैं, और कक्षा कक्ष में जब प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाए तो इस बात की भी सावधानी रखी जाए, ये सारे ही प्रोजेक्टरों के लिए बात कर रहे हैं हम,
कि जब भी प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाए तब कक्षा में या उस कक्ष में अंधेरा हो तो ज़्यादा बेहतर है। कक्ष में क्या हो, अंधेरा हो। हालांकि आजकल ऐसे प्रोजेक्टर आ गए हैं, जैसे आप लोग कक्षा कक्ष में देखते हैं तो वहाँ पर उजाला लाइट वगैरह चलती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यदि अंधेरे का प्रयोग किया जाए तो वो फिर आपका ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है भैया, तो ये एक प्रकार के प्रक्षेपण साधन है। दृश्य साधन है, इसको तो आप जान ही गए होंगे। अरे हम लोग दृश्य ही तो पढ़ रहे हैं, तो सारे प्रोजेक्टर आपके किस में आते हैं, दृश्य में आते हैं। ठीक है, तो ये मुद्रित सामग्री को सामने थ्रो करके दिखाते हैं। बल्ब, लेंस, कांच आदि का इनमें प्रयोग किया जाता है। कभी लेंस का प्रयोग किया जाएगा, कभी स्लाइड्स का प्रयोग किया जाएगा, कांच का। और प्रोजेक्टर का प्रयोग करते समय कमरे में अंधेरा होना चाहिए और इनका विधिवत रूप से प्रयोग करना चाहिए। ऐसे इधर उधर नहीं करना चाहिए, हर चीज को, सामग्री को, विषय वस्तु को तरीके से करना चाहिए। अब भाई साहब, जो प्रोजेक्टर की दुनिया है, इस दुनिया में अलग अलग प्रोजेक्टर आए हैं, यानी इन प्रोजेक्टर के कुछ प्रकार हैं। और वो प्रकार कौन कौन से हैं आप सबको पता है, अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्टर आए हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्टर का नाम लूंगा जिसका नाम है जादुई लालटेन। ये भी आपका एक प्रोजेक्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, जादुई लालटेन बोलते हैं। अब इन सारी चीजों को मैं आपके सामने एक एक बढ़िया से रखूंगा। दूसरा आपका एक प्रोजेक्टर है जिसको हम कहते हैं चित्रदर्शक। चित्रदर्शक, एपिस्कोप का नाम आपने सुना होगा, तो वो एपिस्कोप तो कौन है आपका, चित्रदर्शक है। जादुई लालटेन क्या, डायस्कोप है। और दोनों को मिला करके, दोनों के निर्माण से, दोनों में की खूबी एक ही में करके आपने एक नया प्रोजेक्टर बना दिया जिसको आपने एक एपीडायस्कोप नाम दिया है, जिसको हम बोलते हैं चित्र विस्तारक यंत्र नाम दे देते हैं आप, चित्र विस्तारक यंत्र। और आजकल जो दुनिया चली है भैया, वो ओवरहेड प्रोजेक्टर पे OHP का जमाना आ गया है, इसलिए आजकल OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर की दुनिया है। तो इसमें 4 प्रकार की चीजें विशेष होती हैं। इससे पहले जो मैंने आपको स्लाइड्स पढ़ाई थी ना, फिल्म स्ट्रिप जो मैंने आपको पढ़ाई है, कांच की पट्टी, वो वास्तव में एक ऐसी नेगेटिव होती है जिसके ऊपर चित्र उकेरे हुए होते हैं, पारदर्शी पट्टी होती है। इसको आर पार से देखोगे तो चित्र दिखता है आपको, समझ रहे हैं। उसी का प्रयोग कहीं ना कहीं इनमें भी किया जाता है। तो प्रोजेक्टर में हम इन 4 चीजों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो आई वो जादुई लालटेन थी, उसके बाद में चित्रदर्शक आया। अब इंग्लिश में आप ज्यादा समझेंगे, इससे शब्दों को लेकर चलूंगा। यानी पहले डायस्कोप आया, फिर एपिस्कोप आया, और उसके बाद में एपीडायस्कोप आया, और फिर लास्ट में ओवरहेड प्रोजेक्टर जो आजकल खतरनाक रूप से काम में आते हैं वो आए। तो मैं एक काम करता हूं भैया, इन सारी चीजों को ही मैं साथ ले चलता हूं। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं बात वो ये है कि आजकल जमाना है प्रोजेक्टर का, और ये प्रोजेक्टर विशेष रूप से 3 प्रकार के आप देख रहे हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर तो खैर बात ही अलग है, उसकी तो हम चर्चा ही बाद में करेंगे। तो हम बात किसकी कर रहे हैं इस समय, प्रोजेक्टर्स की बात कर रहे हैं। और इन प्रोजेक्टर को अलग अलग रूपों में आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आया था उसका नाम था जादुई लालटेन। क्या नाम था उसका, जादुई लालटेन था। तो एक प्रोजेक्टर तो आपका ये था। उसके बाद में दूसरा जो प्रोजेक्टर आपका आया है, अब मैं अंग्रेजी भी नाम भी लिखूंगा इनका, चित्रदर्शक यंत्र आया आपका। कौन सा, चित्र दिखाने वाला, जिसको आपने चित्रदर्शक यंत्र कहा। और उसके बाद में जो तीसरा आया है उसको हमने चित्र विस्तारक यंत्र कहा। क्या कहा हमने, चित्र विस्तारक यंत्र कहा। ठीक है भैया, ये 3 प्रकार के मोटे प्रोजेक्टर हैं। OHP को हम थोड़ा बाद में ले लेंगे क्योंकि वो दुनिया ही अलग है। अब देखिए इनका नाम है, यानी कि हम थोड़ा अंग्रेजी का भी सहारा लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो जादुई लालटेन है इसको मैजिक लैंटर्न भी कहते हैं, समझ रहे हैं आप। और इसका एक इंग्लिश में नाम होता है डायस्कोप। तो अलग अलग नाम है इनके, इसको हम अलग अलग नामों से कैसे कैसे व्यवहार में नाम लेते हैं। जादू करने वाली है, मैजिक है, इसलिए मैजिक लैंटर्न इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो अंग्रेजी में एक नाम क्या है इसका, मैजिक लैंटर्न भी है। इसी का हम अंग्रेजी में एक नाम और याद रखिएगा, डायस्कोप भी कहते हैं इसको। क्या नाम है इसका, डायस्कोप। ये एक इस नाम तो इसका ये हुआ। और इसी को हम स्लाइड प्रोजेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें वास्तव में स्लाइड्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर भी कहते हैं। और इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है, यानी प्रथम प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर की पीढ़ी में सबसे पहले जिस प्रोजेक्टर का आविष्कार हुआ था उस प्रोजेक्टर का नाम बताइए क्या था, जादुई लालटेन था, है ना। अब 2 शब्द है इसमें, जादुई और दूसरा है लालटेन। लालटेन के जैसे दिखाई देने के कारण, जैसे आपने लालटेन देखी, लैंप देखा है आपने, वैसा दिखाई देने के कारण तो ये लालटेन नाम दिया। और जादुई इसलिए कहा कि पहली बार इस अपने आधुनिक यांत्रिक युग में किसी चित्र को यहां से छोटा सा चित्र था उसको बड़ा करके दिखाया तो दुनिया ने कहा अरे यार जादुई हो गया, ये कैसे हो गया।
अरे कोई नया आविष्कार होता है तो उसको हम मैजिक देखते हैं, और यार खतरनाक काम हो भाई साहब। तो सबसे पहला ऐसा इस उपकरण के द्वारा कार्य किया गया कि छोटे छोटे चित्रों को जो यहाँ है उस चित्र को सामने देखा तो वो बहुत बड़ा दिखाई दिया कि यार ये तो जादू गजब हो गया भाई साहब। इसलिए जादू करने वाली लालटेन जैसा यंत्र था, इसलिए इसका नाम जादुई लालटेन, मैजिक लैंटर्न इंग्लिश में हुआ, डायस्कोप इंग्लिश में कहते हैं इसको, स्लाइड प्रोजेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जादुई लालटेन यंत्र के द्वारा वो जो मैं आपको बता रहा था ना, कांच की स्लाइड्स होती हैं, यानी जो पट्टियां होती हैं, उन पट्टियों को ऐसे घुसाया जाता है और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है 1 2 3 4, तो वो जैसे जैसे पट्टी सामने आती है उस पट्टी का चित्र सामने बड़ा दिखता है, फिर आगे बढ़ा दो फिर आपका सामने दिखेगा, फिर आगे बढ़ा दो फिर सामने जो चित्र है वो आगे सामने दिखता है। तो स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए थोड़ा विस्तार में हम देते हैं इसको नाम। भैया इसमें एक लेंस लगा होता है। कितने लेंस होते हैं इसमें? एक लेंस का प्रयोग किया जाता है, एक लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत जो स्लाइड्स होती हैं वो पारदर्शी स्लाइड्स का प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी का मतलब है आर पार दिखने वाली, और स्लाइड बोलते हैं आपकी पट्टियों को। और वो पट्टी बताओ स्लाइड्स किसकी होती है? कांच की होती है। तो कई सारे कांच की पहले पट्टिकाएं होती हैं, जो मैं आपको पहले स्ट्रीम पढ़ा रहा था ना वो वाला, तो नेगेटिव होते हैं, मतलब सीधा समझो आप। तो अब नेगेटिव में क्या करते हैं, 1 2 3 4 10 नेगेटिव है, 10 फोटो है और वो नेगेटिव पारदर्शी होता है। अब मैजिक लालटेन का जो आगे का हिस्सा होता है लैंप का, उसमें इसको ऐसे अंदर डाला जाता है। अब जैसे जैसे सामने आपने इस फोटो को यहाँ रखा है तो वो फोटो सामने दिखेगी बड़ी, फिर आप आगे दिखाना चाहते हैं आगे ले जाओ, ऐसे आगे बढ़ाया जाता है और वो फोटो सामने बड़ी करके बड़ा रूप दिखाया जाता है। इसके माध्यम से याद रखना, इसके माध्यम से केवल पारदर्शी स्लाइड्स कांच की लगी होने के कारण आप पारदर्शी जो चित्र होते हैं उन चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है, चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है, चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है, चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है। बात समझ में आ रही है भैया? ठीक है। अब इसमें वास्तव में क्या होता है, जो स्लाइड्स आदि पर चित्र बनाते हैं उसकी भी एक प्रक्रिया होती है ना। यदि आप जानना चाहें तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपकी कांच की स्लाइड्स होती हैं उन स्लाइड्स को क्या करते हैं हम लोग, साबुन से धोते हैं। पहले स्लाइड्स को सबसे पहले साबुन से धोया जाता है और साबुन से धोने के बाद में साबुन से धोकर, साबुन से उन कांच की जो है उनको धोकर, साबुन से धोकर उसके बाद में घोल होता है ना, जिलेटिन का जो घोल होता है, उस जिलेटिन के घोल में उनको डुबा के थोड़ी देर रख दिया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, चित्र बना दिए जाते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड को साबुन से धोया जाता है, साबुन से धो करके जिलेटिन के घोल में डुबोया जाता है। जिलेटिन एक पदार्थ होता है भैया, उस जिलेटिन के घोल में डुबोया जाता है। फिर डुबो दिया आपने और डुबोकर उसके बाद में थोड़ी देर रख दिया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर चित्र बना दिए जाते हैं। तो थोड़ा सीधा समझिएगा, इसका चित्र भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि मैजिक जो लालटेन है वास्तव में वो मैजिक लालटेन को आप कैसे समझ सकते हैं। तो आइए साहब मैजिक लालटेन को हम समझते हैं। मैजिक लालटेन आपका एक ऐसा उपकरण है जिसको हम डायस्कोप भी कहते हैं। यदि आप इसको देख पा रहे हो उस समय, ये देखो, अब ये क्या है, देखो ये आड़ी पड़ी है ना, देखो लैंटेन की तरह दिखता है, ये आपका लालटेन है एक तरह की, देखो ये दिया और ये बत्ती निकल रही है जैसे ऊपर, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये आप देख पा रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि ये एक लेंस लगा है, आपके देख रहे हैं इसको। अब ये लेंस है, जैसे कैमरे में लेंस नहीं होता, आगे निकला हुआ भाग होता है। अब ये देखो, ये पट्टी है, इसको बोलता था मैं 35 mm की जो आपको पट्टी बता रहा था मैं, सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई ये पट्टियां होती हैं और ये पारदर्शी होती है। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं चित्र बने, देखो 1 चित्र 2 चित्र 3 चित्र 4 चित्र 5 चित्र 6 चित्र। अब आप क्या करोगे, इस पट्टी को अंदर घुसाते जाओगे। अभी जो यहाँ दिख रहा है वो लेंस के माध्यम से सामने दिखाई देगा, फिर आगे पट्टी को खिसका देंगे वो सामने दिखाई देगा, फिर आगे पट्टी को खिसका देंगे तो वो सामने दिखाई देगा। तो कैमरे के जैसा हो गया। कैमरे में जैसे नेगेटिव दिखती है ना आपको, सेम वैसे ही ये भी दिखता है, लेकिन कैमरे में आप खुद देख सकते हो और ये सामने थ्रो करके बहुत बड़ा रूप दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका रूप जो है लालटेन के समान होने के कारण हम इसको मैजिक लैंटर्न बोलते हैं। लालटेन इसलिए कहते हैं कि लालटेन जैसा है, और मैजिक लैंटर्न इसलिए कहते हैं कि पहली बार इसका आविष्कार हुआ था और पहली बार इसने किसी छोटे चित्र को बड़ा करके दिखाया, तो ऐसा लगा यार ये क्या चीज आ गई, ये गजब की चीज आ गई, इसलिए इसको जादुई लालटेन का नाम दिया गया। और ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, कांच की पट्टी के समान पट्टी होती है। इस पट्टी का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लाइड्स को धोते हैं पहले साबुन से। कांच की जो साबुन, पहले ब्लड चेक करने आते थे ना लोग बाग, तो वो कांच की जो पट्टी लगाती थी वैसे, तो साबुन से धोने के बाद में फिर इसको हम क्या करते हैं, एसीटेट के घोल में डुबो दिया जाता है। समझ रहे हैं आप, जिलेटिन के घोल में इसको डुबो दिया जाता है, थोड़ी देर रखने के बाद में फिर इस पर चित्र छाप दिए जाते हैं। तो ये ऐसे गुरुजी समझ गए होंगे मेरी बात को।
भाई ये जो पट्टी है इसको किसका हो, इसके अंदर जो चित्र आएगा वो आगे दिखता जाएगा बड़ा, तो इसको मैजिक लैंटर्न कहते हैं, डायस्कोप कहते हैं। ये प्रथम आविष्कार था प्रोजेक्टर की दुनिया का, तो प्रथम प्रोजेक्टर है ये, और स्लाइड्स की सहायता से दिखाता है, इसलिए स्लाइड्स के द्वारा चलने वाला प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर इसको कहा जाता है। अब आगे आ जाइए वापस। दूसरा जो हमारा प्रोजेक्टर है जो आप सामने देख रहे होंगे, उसका नाम मैंने चित्रदर्शक यंत्र दिया है। इस चित्रदर्शक यंत्र का जो वास्तविक दूसरा नाम है वो आपको याद रखना है, एपिस्कोप होता है। यानी इसको जो नाम दिया गया है दूसरा वो क्या है, एपिस्कोप प्रोजेक्टर है। ये नंबर दूसरा प्रोजेक्टर है। प्यारे साथियों, उसमें भी एक लेंस का प्रयोग होता था, याद रखना इसमें भी एक ही लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी एक लेंस होता था, इसमें भी एक लेंस का प्रयोग किया जाएगा, एक लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी इसमें और उसमें क्या फर्क है, तो सुनो ध्यान से, इसमें इसमें क्या फर्क है। ये क्या करता था, स्लाइड्स की सहायता से ही आपको चित्र दिखा पाता था। जब तक आप स्लाइड पर वो चित्र नहीं बनाओगे अलग से, फिर स्लाइड नहीं लगाओगे, बिना नेगेटिव को आपको चित्र नहीं दिखा सकता था। अब मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास में किताब में कोई चित्र आ गया, पर वो छोटा है, बच्चों को दिखा नहीं पा रहा, मैं सारे बच्चों को एक साथ दिखाना चाहता हूँ सामने। अब मैं क्या करूँ, कोई सिक्के का चित्र आ गया, मैं बहुत बड़ा सिक्का करके दिखाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, समझ रहे। इसके बाद में मान लीजिए कुछ और चीज आ गई हो, मैं किसी सूक्ष्म चीज है, कोई जू है, उस जू का मैं उसको बड़ी जू करना चाहता हूँ, सभी बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। यानी स्लाइड्स के बिना, पारदर्शी स्लाइड्स के बिना जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, किताब हो गई, उसका कोई पेज हो गया, उस पर बना हुआ चित्र हो गया, कोई पदार्थ हो गया, कोई चीज ही है, मेरे पास में छोटी सी कोई चीज थी, मैं उसको बड़ा करके दिखाना चाहता हूं, तो हम क्या करें, तो उसके लिए आविष्कार हुआ कि पारदर्शी स्लाइड्स के बिना भी अपारदर्शी जो चीजें होती हैं, कैसी चीजों को, अपारदर्शी चीजों को, अपारदर्शी चाहे वो आपका चित्र हो या फिर आपकी कोई वस्तु हो या फिर आपका कोई पदार्थ हो, इन अपारदर्शी चित्र वस्तु जो आपके सूक्ष्म जो है पदार्थ हैं उनको, सूक्ष्म जो चित्र हैं उनको, इनको क्या करता है ये, इन सभी को भैया ये बड़े रूप में सामने प्रस्तुत कर देता है, पदार्थ को बड़ा रूप देता है, बड़े रूप में प्रस्तुत करने का काम कौन करता है, इसको हम आगे ले लेंगे ना, समझ में नहीं आए तो, बड़े रूप में प्रस्तुत करने का काम कर देता है। तो समझने का मेरा जो समझाना चाहता हूं उसको आप समझना कि ये तो स्लाइड से चलता है, ये बिना स्लाइड से चलता है। इसमें आप स्लाइड्स पर चित्र बनाओगे, फिर उस स्लाइड्स को आगे चलाओगे तभी आपको चित्र दिखेगा, इसमें जरूरत नहीं है। इसमें ऊपर की तरफ लेंस होता है, उसके ऊपर आप रख दो, जैसे किसी का चित्र दिखाना चाहते हो ना, तो ये है ना, इसके ऊपर आप चित्र वाली जो किताब है तो किताब का पेज रख दो और सामने बड़ा चित्र हो जाएगा। आपका हाथ रख दो, आपका हाथ ही बड़ा चित्र हो जाएगा। कोई सिक्के का चित्र है तो सिक्के को रख दो, आप सिक्का बड़ा हो जाएगा। किसी भी चीज को, मैं नहीं करा चित्र को, वस्तु को, सूक्ष्म पदार्थ, उस सभी के चित्रों को बड़ा रूप देने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, चित्रदर्शक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें स्लाइड्स का प्रयोग नहीं होता, लेंस इसमें भी एक ही होता है, लेंस इसमें भी एक ही होता है, लेकिन सुविधा ये हो गई कि ये पारदर्शी स्लाइड्स का ही प्रयोग कर सकते थे। इसमें पारदर्शी के अलावा जो अपारदर्शी है, जिन चीजों में आपको स्लाइड्स की आवश्यकता ही नहीं है, समझ रहे, उसके काम आता था। तो थोड़ा आविष्कार हो गया कि बिना स्लाइड्स के भी हम डायरेक्ट ही, यानी सीधे ही बिना स्लाइड्स की सहायता से, बिना स्लाइड की यानी पारदर्शिता की सहायता से, बिना स्लाइड की सहायता से चित्रों को बड़ा करना, ये इसका फायदा हो गया, चित्रों को बड़ा रूप देना। तो भैया आराम से दे लेते थे। अब आप कह रहे होंगे साहब ये पता नहीं कैसी चीज आ गई, तो मैं बताता हूँ ये कैसी चीज है आपकी। यहाँ आ जाओ अब आप, ये तो क्या चीज थी आपकी, जादुई लालटेन थी। ये हमेशा आपकी स्लाइड से काम करती थी, लेकिन इसके बाद में एक आपका नया आविष्कार हो गया जिसका नाम आपने क्या दिया, एपिस्कोप नाम दिया। अब देखो लालटेन से थोड़ा अलग हो गया है ना, हालांकि लेंस देखो यहाँ पर भी एक ही है, लेकिन उसमें तो क्या होता था, यहाँ से आप स्लाइड्स डाल देते पहले यहाँ, फिर वो लेंस के माध्यम से सामने बहुत बड़ा रूप देता था। अब इसमें क्या कर दिया आपने, अब यहाँ आपने यहाँ पर एक चीज दे दी है, देखो आप, अब यहाँ पर आप कुछ भी रख दो ऊपर, जैसे कोई चित्र है तो कागज ही रख दो, बोली स्लाइड्स की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी चीज रख दो। मैं हाथ रखूंगा, मेरा हाथ सामने इस लेंस के माध्यम से सामने बहुत बड़ा दिखेगा। यहाँ पर सिक्का रख दो, बहुत बड़ा दिखेगा। आपके माथे की जू है ना, निकाल के रख दो, जू इतनी बड़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ आपको पारदर्शी स्लाइड्स की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कागज पर बना हुआ चित्र, किसी लकड़ी पर बना हुआ चित्र, कोई वस्तु को आप यहाँ रख दो, घड़ी है ना, इस घड़ी को मैं यहाँ कर दूंगा तो बहुत बड़ा सामने दिखाई देगा, दूरबीन की तरह का काम करता है। तो इसका एक फायदा ये हो गया कि स्लाइड्स की आवश्यकता नहीं है, स्लाइड्स पर बने चित्रों की आवश्यकता नहीं है। इसमें डायरेक्ट बिना स्लाइड्स की सहायता से, बिना किसी माध्यम के ही आप किसी चीज को बड़ा कर सकते हो। यहाँ रखा जाता है, दिख रहा ना आपको ऊपर ऐसे, और एक ही लेंस है, देखो इसमें भी, उसमें भी एक ही लेंस था, यहाँ पर भी आप एक ही लेंस पढ़ रहे थे, लेकिन पारदर्शिता की जरूरी थी। यहाँ कोई जरूरत नहीं, यहाँ रख दो बस दिख गया, रख दो यहाँ दिख गया। अब आ जाओ भैया, इसके बाद में तीसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र की खास बात क्या है वो समझ लो।
आगे ले लेता हूं मैं, बढ़िया रहेगा। तीसरा जो आपका प्रोजेक्टर था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपका तीसरे नंबर पर चित्र विस्तारक यंत्र। नाम आपने इसको दिया है चित्र विस्तारक यंत्र। वो चित्र दर्शक था, ये चित्र विस्तारक है, वैसे तो बात तो एक ही है। अब आ जाओ भाई साहब, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। इसका नाम गुरुजी होता है एपीडायस्कोप। अब इससे भी आप पकड़ लेंगे बात को। एक डायस्कोप आपने पढ़ा, एक एपिस्कोप पढ़ा, और अब आपने उसका नाम कर दिया एपीडायस्कोप। इसका मतलब है इसमें एपी भी आ गया और डाई भी आ गया। इसका मतलब पहले जो दो अलग अलग यंत्र काम कर रहे थे, जिसमें आपने एक का नाम पढ़ा था डायस्कोप और एक आपने नाम पढ़ा था एपिस्कोप, अब आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन दोनों ही यंत्रों का एक ही साथ काम हो गया, तो ये सबसे उन्नत आधुनिक रूप है इनका। तो जो डायस्कोप आप काम कर रहे थे चित्र दर्शक यंत्र का, और जादुई लालटेन एपिस्कोप का जो काम कर रहे थे, वो काम अब अकेला कौन करता है? एपीडायस्कोप ही काम कर देता है। ये भी एक प्रकार का प्रोजेक्टर ही है, और इस प्रोजेक्टर में अब एक लेंस नहीं हो सकते। कितने लेंस होंगे भैया? 2 लेंस होंगे। कितने लेंस होते हैं इसमें? 2 लेंस होते हैं। 2 लेंस क्यों होते हैं? क्योंकि ये पारदर्शी जो स्लाइड्स हैं उनके चित्रों को भी बड़ा करता है। पारदर्शी स्लाइड्स जिसको आप बोलते हो पारदर्शिकाएं, तो पारदर्शी स्लाइड्स के चित्रों को भी बड़ा करता है। यानी एक लेंस तो उनके लिए होता है, और दूसरा जो होता है उसका नाम होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी जो आपके चित्र हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो? चित्रों को भी आप क्या कर सकते हो? बड़ा कर सकते हो। दोनों ही चीजों को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करता है। इसलिए इसमें एक के लिए एक लेंस और दूसरे काम के लिए दोनों लेंस। जो जादुई लालटेन और एपिस्कोप में, डायस्कोप और एपिस्कोप में 2 काम करते थे। आपकी जादुई लालटेन पारदर्शी स्लाइड्स को दिखाती थी चित्र को बड़ा करके, और एपिस्कोप आपका जो था वो कागज आदि पर उकेरे हुए बिना किसी स्लाइड्स के चित्र को दिखाता था। अब इसमें आपने दोनों ही लेंस डाल दिए, तो दोनों का काम एक जगह हो गया। इसलिए कहते हैं कि डायस्कोप और प्लस एपिस्कोप को मिला देने पर आपका क्या बन जाता है? एपीडायस्कोप बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके द्वारा पारदर्शी स्लाइड्स के चित्रों को भी और अपारदर्शी चित्रों के स्लाइड्स को भी मनचाहा आकार आप प्रदान कर सकते हैं। मन चाहा आकार में आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, मन चाहे आकार में आप ढाल सकते हैं। अब आपकी समस्या खत्म हो गई। 2 यंत्रों की जगह अब आपको एक ही यंत्र की काम कर सकते हैं ना, ढाल सकते हैं। एक ही यंत्र से आपका सारा काम हो जाता है। समझ गए मेरी बात को भैया? अब आ जाओ, इसका भी चित्र देख लेते हैं ताकि थोड़ा और बढ़िया आपके बात समझ में आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका जादुई लालटेन, ये आपका रहा भाई साहब एपिस्कोप। अब इसके बाद में दोनों ही चीजें, दोनों ही लेंस लेकर के एक नया यंत्र आ गया, जिसको आप देख रहे होंगे तो शानदार भन्नाटेदार दिख रहा होगा आपको। अब ये देखो इसमें क्या होता है, ऊपर आप क्या करते हो, इसमें वो चीज रखोगे। तो भाई साहब इसमें दोनों सुविधाएं होती हैं। एक, ये आपका ऊपर वाला ऊपर कोई चीज रखोगे अपारदर्शी, तो उसका भी चित्र आगे बना देगा। और यदि आप चाहते हैं कि स्लाइड्स वाला प्रोग्राम हो, तो फिर आप स्लाइड्स को यहाँ से डालेंगे, तो स्लाइड्स के माध्यम से भी आपको दिख जाएंगे। तो जादुई लालटेन जो थी आपकी, वो जादुई लालटेन का जो लेंस था ना आपका ये वाला, वो जादुई लालटेन का जो आपका लेंस है वो यहाँ से काम कर जाएगा। देख रहे हैं? ठीक है। तो ये दोनों जो लेंस आपके अलग अलग होते थे। जादुई लालटेन में इस प्रकार का लेंस होता था, यहाँ से आप स्लाइड्स डालते थे, इसमें ये भी कर सकते हो। और जो आपका दूसरा वाला यंत्र था, चित्र दर्शक यंत्र था आपका एपिस्कोप, उसमें आप चीज ऊपर रखते थे, वो इस लेंस के माध्यम से आपकी बड़ी दिख जाती थी। तो अपारदर्शी के लिए तो ये ऑप्शन हो गया, और पारदर्शी के लिए ऑप्शन हो गया। 2 काम एक जगह हो गए, इसलिए इसको कहते हैं चित्र विस्तारक यंत्र, एपीडायस्कोप कहते हैं। और ये दोनों तीनों में जो है सबसे नवीनतम रूप माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके इसमें ये सारी चीजें मैंने विस्तार से रखने का प्रयास किया है, ताकि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके बाद हम अगला जो है हमारा उसकी तरफ चलते हैं भैया। अगला जो हमारा आजकल आधुनिक चित्र विस्तारक यंत्र में, तो आपने एपिस्कोप डायस्कोप दोनों को कर दिया। ये पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों ही प्रकार का प्रोजेक्टर है। इसमें आप स्लाइड्स को भी दिखा सकते हैं और चित्र को डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। यानी एक प्रकार का 2 in 1 प्रोग्राम हो गया आपका ये। ठीक है। अब देखिए आजकल एक नई चीज, नई विधा और आई है, जो प्रोजेक्टर का ये आधुनिक रूप है, एक सबसे नूतन रूप है। और नंबर 4 पे मैं इसको लिख रहा हूं OHP, सबसे ज्यादा फेवरेट जो इसका नाम है आजकल, शॉर्टकट में इसको आप समझ भी जाते हैं। OHP का मतलब है ओवर हेड प्रोजेक्टर। ओवर हेड प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर इसको जो है हिंदी में इसका जो मीनिंग है वो हो जाएगा सिरोपरि प्रक्षेपी यंत्र। ओवर यानी ऊपर से, किसके ऊपर से? हेड यानी सिर के ऊपर से। इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया आपने? सिरोपरि प्रक्षेपी यंत्र नाम रख दिया आपने। प्रक्षेपण या प्रक्षेपी यंत्र आपने इसका नाम रख दिया है।
तो हिंदी में तो इसको क्या बोलते हैं, सिरोपरि प्रक्षेपी यंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP इसका शॉर्ट नाम होता है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब भैया आ जाओ, ये होता क्या है, ये याद रखना, वर्तमान में एक अन्य नाम से भी जानते हैं इसको, एक अन्य नाम भी दिया गया है और उस अन्य नाम को आप याद रखिएगा, फ्रेस्नल लेंस भी इसको कहा जाता है ना। इसका एक नाम और है, बहुत कम लोगों को पता होगा, फ्रेस्नल लेंस इसका एक और नाम होता है, इस नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्टर की दुनिया में सबसे नूतन प्रोजेक्टर है, सबसे ज़्यादा जो आधुनिकतम रूप है, सबसे जो नूतन जो है प्रोजेक्टर, वो आपका कौन सा है, OHP है। ये कहीं पर भी आप इसको ले जा सकते हैं, एक कक्षा में दूसरी कक्षा में भी आप इसको ले जा सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें भी वास्तव में कई सारी प्लास्टिक की या कांच की क्या होती हैं, पारदर्शिकाएं होती हैं। प्लास्टिक की या कांच की, जो आप लोग पारदर्शिका शब्द पढ़ रहे थे, वो हो, इसका प्रयोग किया जाता है, पारदर्शिकाओं यानी स्लाइड्स का प्रयोग किया जाता है। और इसकी खास बात क्या है कि एक ऐसा यंत्र होता है जो सामने कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक के यहाँ पढ़ा रहता है और अध्यापक उस पर कोई चित्र करके भी आपको दिखा सकता है, तो स्वाभाविक शिक्षण भी चलता रहता है और साथ में उस शिक्षण के दौरान कोई चित्र आदि दिखाना चाहते हैं, कोई सूक्ष्म चीज को आप सामने दिखाना चाहते हो तो वहां रख दो आप, तो वो उसके माध्यम से सामने दिखाता है। देखिए श्यामपट्ट भी आप नहीं दिखाना चाहते, बड़ा रूप आप दिखाना चाहते हो, तो दोनों काम इसके माध्यम से चलते रहते हैं। तो मास्टर जी पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से साथ में कुछ चीज़ों को बहुत सारे स्लाइड्स के माध्यम से दिखाना चाहे तो इसका प्रयोग कर लेता है। आजकल एक चीज़ और आप विशेष याद रखिएगा कि कह दे कि जो प्रोजेक्टर होता है उसकी क्षमता के मापन की एक इकाई होती है कि कितनी क्षमता का प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टर की जो क्षमता है उस क्षमता को मापने के लिए भी एक इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्षमता मापन की इकाई, मान लीजिए बाय द वे परीक्षा में आ जाए, क्योंकि चारों तरफ आजकल प्रोजेक्टर 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 नाम चल रहा है, तो उसका नाम है लुमिनेंस। याद रख पाएंगे आप, प्रोजेक्टर की जो क्षमता है उसको मापने की जो इकाई है उसका नाम क्या है, लुमिनेंस है। जैसे 1200 लुमिनियंस का ORSP है या 1500 का है, 1400 का है, तो ऐसे जितना अच्छा होता है उसकी उतनी ही जो है क्षमता मापी जाती है। ठीक है भैया, तो प्रोजेक्टर की क्षमता को मापने की जो इकाई है उसका नाम क्या है, लुमिनेंस है। अब प्रोजेक्टर में होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, तो उसके लिए मैं आपको एक चित्र की ओर ले चलता हूं ताकि आप बढ़िया समझ जाएंगे और ज्यादा आपकी समझ में बात आ जाएगी। ये देखो साहब, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है। इसका नाम सिरोपरि प्रक्षेपी क्यों है, क्योंकि जब अध्यापक पढ़ाता रहता है तो इसका जो ये ना ऊपर वाला हिस्सा, ये मास्टर जी के इस तरह से मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भैया आप देख लीजिए, तो इसका जो ये सिरा है ना उस सिर के ऊपर होता है ऐसे, इसलिए इसका नाम ही आपने सिर ऊपरी प्रक्षेपी यंत्र कह दिया। तो यहाँ मास्टर जी क्या करते हैं, जैसे कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है आप लोग ये समझिएगा, अब इस प्रकार से मैंने रख दिया पढ़ाते पढ़ाते, और ये लेंस के माध्यम से सामने बहुत बड़ा हो जाता है। तो पढ़ाते समय कई स्थानों पर जहां आपको आवश्यकता पड़ती है वहां पर आप चित्र दिखाना, काठिन्य निवारण के समय, पाठ विकास के समय, पढ़ाते समय, शिक्षण के दौरान कोई भी चित्र आदि दिखाना चाहते हो, कोई वस्तु का बड़ा रूप दिखाना चाहते हो, तो यह रख दीजिए आप, अपने आप ही वो सामने बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पढ़ाते पढ़ाते स्वाभाविक शिक्षण के साथ साथ किसी वस्तु को आप दिखाना चाहते हैं तो उस रूप में प्रोजेक्टर का इसका प्रयोग किया जाता है आजकल, OHP का, ओवरहेड प्रोजेक्टर का, क्योंकि ये सिरा है ना इसका ऊपर से निकलता है मास्टर जी के, इसलिए इसका नाम होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। समझ गए होंगे आप। अब इसमें देखिए आपका वापस आपको ये बात समझनी है कि इसका नाम ओवरहेड प्रोजेक्टर क्यों है, इसलिए है क्योंकि वास्तव में इसका जो शिरा होता है वो अध्यापक के सिर से होता हुआ जाता है, अध्यापक के सिर के ऊपर से जाता है। देख लिया ना आपने कैसे ऊपर से जाता है, इसलिए इसका नाम ही बताइए क्या रख दिया आपने, सिरोपरि प्रक्षेपी यंत्र या प्रक्षेपी या प्रक्षेपण यंत्र नाम रख दिया है। आजकल दोस्तों दो विशेष प्रकार के प्रोजेक्टर्स या OHP का बहुत बोलबाला है। आजकल दो प्रकार के विशेष अत्याधुनिक जो प्रोजेक्टर हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं अत्याधुनिक, उनमें दो प्रोजेक्टर जो है आजकल माने जाते हैं। उसमें आप कौन कौन से OHP को आप याद रख सकते हैं, तो दो प्रोजेक्टर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और ये आपके लिए वैसे भी वैज्ञानिक युग है, कुछ चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक है जिसको हम कहते हैं LCD, क्या नाम दिया मैंने का, LCD, और एक होता है आपका DLP। ये देखिए साहब, पहला जो है आपका, इसका अर्थ होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक तो आपका ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है जो आजकल ट्रेंड में है, L से लिक्विड, C से क्रिस्टल और D से डिस्प्ले, LCD इसको आप बोलते हो। दूसरा होता है आपका DLP में जो पहला शब्द है आपका उसका मतलब होता है डिजिटल, दूसरा है आपका डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग।
ये है उसका दूसरा नाम है। तो आपसे पूछ ले कि दो अत्याधुनिक प्रोजेक्टर कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखिएगा OHP की दुनिया में इस समय चारों तरफ हाहाकार मचाने वाले दो प्रोजेक्टर अत्याधुनिक, एक का नाम तो क्या है LCD और एक का नाम है DLP लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एक होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। ये दो आपके प्रोजेक्टर हैं। इस प्रकार से दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री में जो दृश्य सामग्री आप पढ़ रहे थे उसमें ये विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्रियों का नाम मैंने आपको लिखा है। अब तक जो हम विशेष चर्चा कर रहे थे वो प्रोजेक्टर को आधार पर मान करके थी। यदि अभी भी नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, एक बार और चर्चा कर देता हूँ। इस प्रोजेक्टर की दुनिया में 4 प्रकार के प्रमुख प्रोजेक्टर आपने सुने हैं। सबसे पहले जादुई लालटेन आई थी जिसका नाम आपने डायस्कोप दिया था। जादुई लालटेन में क्या होता था, पारदर्शी की पट्टिकाएं होती थी, उनके द्वारा देखने का काम होता था, लेकिन अपारदर्शी देखना चाहते थे, इसलिए एक और ये नया यंत्र आया, उसका नाम आपने एपिस्कोप नाम दिया। कहा कि पारदर्शी को दिखाता है, अपारदर्शी है, दोनों को मिलाकर के आपने एक नई चीज बना दी, एपिडायस्कोप के नाम से चित्र विस्तारक यंत्र आपने ही बना दिया, इसलिए हम इसको एपिडायस्कोप कहते हैं क्योंकि एपी भी है और ये डाई भी है। इसके बाद में आजकल अत्याधुनिक जो रूप आप देखते हैं वो आपका OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर है, सिरोपरि प्रक्षेपण यंत्र है। हो गया भैया। ये चारों ही वास्तव में क्या है, ये चारों ही वास्तव में प्रोजेक्टर के विभिन्न रूप होते हैं जिनका आजकल वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे श्रव्य साधनों की।